गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज के क्लास में हम चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 2 को जरूर पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं बाबू कि हमारे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है। आपको पता है कि जितने कंडक्टर्स होते हैं सबके पास अपना अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस कंडक्टर के पास भी अपना क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा बाबू, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होगा निगेटिव टर्मिनल। यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया है। ठीक है, अब ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जब किसी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना शुरू हो जाता है। आई मीन निगेटिव टू पॉजिटिव जाना शुरू कर देता है। आपको पता है इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है उस समय इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो अप्रॉक्स 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट होकर यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट होकर यहां आ गया। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव से निगेटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग है वो निगेटिव से किसकी तरफ होने लग गया, पॉजिटिव की तरफ होने लग गया। अब एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं बाबू कि Q इक्वल टू होता है Ne, जहां पर Q क्या होता है, Q को कहते हैं हम चार्ज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का चार्ज होता है। E जो होते हैं वो होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो कि फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, जो N होगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। सपोज कीजिए हमने एक 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को काट लिया। इसमें से ये वॉल्यूम हमने काटा भी, कितना है 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम हमने काट लिया। अब सपोज करते हैं कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम को भी मान लें, ये स्मॉल भी माने हैं, अगर पूरा कंडक्टर के वॉल्यूम को भी मान लें तो भी मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, भी इंटू n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिंपल है कि अगर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। उसी तरह 3 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 3n हो जाएगा और भी मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहां से उठाते हैं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू भी। n के बदले में हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं करंट डेंसिटी का, तो V इंटू एन, सॉरी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, नॉट करंट डेंसिटी का, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तब V इंटू एम इंटू ई हो गया। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप एक पढ़े होंगे कि एरिया इंटू लेंथ भी लिखा जा सकता है, इंटू एन इंटू ई हो गया। अब एरिया इंटू लेंथ कैसे? सपोज कीजिए एरिया का यूनिट, सपोज क्या करना है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वॉल्यूम के बदले में एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ALNE। ये क्या निकल गया, क्यू निकल गया हमारे पास। अब एक फॉर्मूला देखते हैं, अब एक फॉर्मूला जानते हैं बाबू कि वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी को अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखें तो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से निकल के इस टर्मिनल पे आने की कोशिश कर रहा है। अगर कंडक्टर का लेंथ L हो तो यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां से, माइनस से प्लस तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है इस टर्मिनल से यहां तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L हो गया, और बाई टाइम को T लिखा जा सकता है। अगर यहां से T निकालें तो लिख सकते हैं L बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर्मूला उठाते हैं फिर। अब एक फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, ये तो फॉर्मूला पता है आपको। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, Q का वैल्यू पुट करते हैं, यहां से क्या है हमारे पास ALNE, और बाई T का फॉर्मूला कितना है L बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिखा जा सकता है ALNE और बाई L और इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L से L कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू VDENA। क्या बच गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA बच गया। यही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। यही रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है सॉल्व करना इसको। ये फाइंड आउट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया VDENA। इस तरह से हमने दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया बच्चों, अच्छे से, बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मिटा रहे हैं इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता चुका हूं कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ लें, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा रहे हैं और पढ़ने चल रहे हैं अब हम करंट डेंसिटी। आज का जो टॉपिक है, मतलब आज का जो लेक्चर है, वो काफी छोटे छोटे टॉपिक से भरा हुआ है, काफी लेंदी सिंगल टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपका छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा या डाउट होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको डिफाइन किया जाता है द फ्लो ऑफ करंट, बाबू देखना, द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, उसको करंट डेंसिटी कहा जाता है। अब देखिए समझ लेते हैं पहले, किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं उन्हीं को हम करंट डेंसिटी नाम देते हैं, उसी को करंट डेंसिटी कहा जाता है। जनरली जो करंट डेंसिटी होते हैं, करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर से डिनोट किया जाता है। अगर वेक्टर साइन लग गया है तो कौन सा क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इतना पता है।
फिलहाल इसको देखते हैं, यहां से चलते हैं। इस कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसमें दो केस होते हैं। एक केस 1 हो गया। केस 1 में देखिए, इफ एरिया ए इज परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला केस होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर कौन सा हो जाए, एरिया हो जाए। जैसे मान गए ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, देखना ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं, यहां पर एक एरिया हमने क्या किया, कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया। अब ये एरिया करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक बीचों बीच इसको काट करके हमने इतना निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आई हो गया, ये एरिया ए है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस समय जो फॉर्मूला होगा जे का, वो होगा आई बाई ए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट ऑफ एरिया। एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यहां पर आई को क्या लिखा जाता है, क्यू बाई टी, और नीचे क्या है, ए है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है क्यू बाई ए टी। ए फॉर एरिया हो जाएगा, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि केस 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इफ एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर एरिया ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं हो, जैसे मान गया ये फिगर दिख रहा है, सपोज कीजिए एक एरिया ऐसे हमने काट लिया, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसी को हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस सिचुएशन में आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंपोनेंट को कहेंगे ए साइन थीटा और इस कंपोनेंट को कहेंगे ए कॉस थीटा। तो जब एरिया इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं हो, तो एरिया वेक्टर के उस कंपोनेंट को लेना है जो इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल चल रहा हो। फिर से, जब एरिया इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं हो, उस सिचुएशन में एरिया वेक्टर का वह कंपोनेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और इस कंपोनेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, दोनों ऐसे जा रहे हो। तो इस एरिया के दो कंपोनेंट हुए, एक ए कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है और एक ए साइन थीटा जो इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर है। तो ए साइन थीटा को नहीं लेना है, हमें लेना है किसको, ए कॉस थीटा को। क्यों, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस कंपोनेंट को हम लेकर के चलेंगे, तब फॉर्मूला देखिए क्या होगा, J इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, I बाई एरिया वेक्टर A। तो एरिया वेक्टर A के उस कंपोनेंट को लेना है जो इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल चल रहा हो या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में चल रहा हो। तो डायरेक्शन में कौन चल रहा है, ए कॉस थीटा चल रहा है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं J बराबर I बाई ए कॉस थीटा, यानी कि क्रॉस गुना करें हम तो लिख सकते हैं हम कि I इज इक्वल टू J और A कॉस थीटा। ये भी, अब इसको क्या लिख सकते हैं, I बराबर J डॉट A लिखा जा सकता है, यहां पर लिख सकते हैं। अब अगर यहां साइन थीटा रहता तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो I इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आ गया, J डॉट A, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू हो गया कितना, J डॉट A।
देखिए यहां पर भी ये करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट किसके फॉर्म में आ गया है, स्केलर के फॉर्म में आ गया है। तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वह स्केलर क्वांटिटी होता है। सो यहां पर भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट आई कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहां से भी वेरीफाई किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनली जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन अभी आपके क्लास के हिसाब से इसको हम लोग स्केलर लिख करके काम चला लेते हैं, चल जाता है काम। अब मिटाएं इसे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी को, ये फिगर मिटा रहे हैं केवल हम, ठीक है ना। ये फिगर हमने मिटा दिया। देखिए बच्चों, देखते हैं अब हम इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में जे का वैल्यू देखने चल रहा है, यानी कि करंट डेंसिटी का वैल्यू देखने चल रहा है। यहां से उठाइए तो जे इज इक्वल टू है हमारे पास आई बाई ए। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि I इज इक्वल टू होता है VDENA, पढ़े हैं ना अभी जस्ट, उम्मीद आप भूले नहीं होंगे। और बाई क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं हम। अब देखिए A से A कैंसिल और J का फॉर्मूला हो गया VDEN। तो यहां से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो देखिए कितना हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम, और इनटू कितना है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने वैल्यू रख दिया, और इतना कितना ई एन है। तो ई में ई से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, ये भी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी हम नोट कर सकते हैं और समझने के लिए लिखा जा सकता है। जहां पर E क्या होगा, E फॉर हो जाएगा, पहले बता चुके हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। E क्या होगा, कैपिटल E, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, और M फॉर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। और यहां टाउ जो है उसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे हम, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जा सकता है। तो हर एक के वैल्यू को हमने लिख दिया। तो ये जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आया है, ये किसके टर्म में आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आया है। ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में है, यानी कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो यहां पर हो गया। आज जब तक हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू को पुट नहीं किए थे तब तक ये वैल्यू था। तो 2-3 केस देखे, एक केस था कि जब एरिया परपेंडिकुलर हो तब, ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर हो तो ये हो गया। जब परपेंडिकुलर नहीं हो तो हमको ये निकल करके सामने आया, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू को हमने पुट कर दिया तब ये सामने निकल के आ गया, क्या हो गया, करंट डेंसिटी के बारे में। अब इसका एसआई यूनिट थोड़ा देख लें कि एसआई यूनिट क्या होता है इसका। मिटा रहे हैं इधर के टर्म को, देखिए इसके करंट, इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से इसको मिटा दे रहे हैं हम, यहां से इसको मिटा दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एसआई यूनिट ऑफ जे, जे यानी कि करंट डेंसिटी का। अब देखिए J इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या है, I बाई ए। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है बाबू, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक और लिख सकते हैं इस हिसाब से अगर उठाएं हम, तो J इज इक्वल टू है Q बाई ए टी, ठीक है ना। तो Q को कुलम्ब, A फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, और T फॉर टाइम सेकंड, यानी कि कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, यानी कि 2 इसका यूनिट हो गया। अब देखिए, अब बात है कि कौन सा क्वांटिटी है, तो इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का ही डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन होगा। जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो उधर ही करंट डेंसिटी भी देखने को मिलेगा। यह हो गया हम लोगों का। इसका अगर बाबू डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, हम कहां देखें, यहां पर देख लेते हैं। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखने चले, रुकिए फ्रेश कर दें इसको, यहां पर देख लेते हैं हम। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या आया है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, ए होता है, और मीटर यानी कि लेंथ एल होता है। एल पर कितना हो गया, -2 हो गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आसान सा टॉपिक वाइज हम समझते चले और क्लियर भी हुआ। एसआई यूनिट हमने देख लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया हमने, इसका डायरेक्शन देख लिया हमने, इसको 3 तरीके से फॉर्मूला हमने देख लिया कि कब कब, जब एरिया इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर हो तो ये फॉर्मूला, जब एरिया इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं हो तो ये फॉर्मूला, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तब ये फॉर्मूला, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू को रख देंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया एसआई यूनिट कैलकुलेट करना, यहां तक एसआई यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या होगा, कौन सा क्वांटिटी बता दिया गया और डायरेक्शन बता दिया गया, और यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, मोबिलिटी की तरफ पढ़ते हैं हम लोग कि मोबिलिटी क्या होता है। मिटा रहे हैं इसे हम। करंट डेंसिटी खत्म, छोटा छोटा टॉपिक आज डील करना है, ठीक है ना। कोई लेंदी टॉपिक नहीं है कि एक ही टॉपिक में आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो सारे के सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। देखते हैं बच्चों, न्यू टॉपिक मोबिलिटी। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मोबिलिटी को बाबू म्यू से डिनोट किया जाता है। मोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर क्या होता है समझेंगे अभी हम लोग, पहले मोबिलिटी जान लें हम। देखिए सिंपली इसको डिफाइन किया जाता है मोबिलिटी को कि द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड of drift velocity, the positive magnitude of drift velocity per unit of electric field, per unit of electric field is called mobility। उसको क्या कहेंगे, मोबिलिटी कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ऐसे कह सकते हैं कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड इन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर पाता है उसको क्या कहते हैं हम, मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी इक्वल टू होता है Vd बाई ई, लेकिन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने मोड लगा दिया, यानी कि म्यू इक्वल टू हो गया Vd बाई ई। एक फॉर्मूला यहां से निकल के सामने आ गया। दूसरा देखिए, अगर Vd का वैल्यू रखें तो -e टाउ, अब बाई कितना हो जाएगा m, और नीचे क्या है e है तो बाई e कर देंगे, ये मोड लगे हुए हैं। माइनस जब मोड बाहर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, मोड से जब माइनस बाहर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो e टाउ बाई m गुना e, ये e यहीं रह गया, e से e कैंसिल, तो हमारे पास हो गया e टाउ बाई m, यानी कि म्यू का एक और वैल्यू आ गया e टाउ बाई m। e क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, E और M दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए तो दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, तो लिख सकते हैं मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रिलैक्सेशन टाइम के। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए बाबू कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने गर्म करना शुरू किया, ठीक है ना, गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म किया। अब जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो कोलाइड हो रहे थे, उनको एक्सटर्नल हीट मिल जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जेटिक हो जाएंगे और वो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोलाइड होना शुरू कर देंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड होना शुरू कर देंगे। तो जब उनके बीच का कोलिजन फास्ट होने लग जाएगा, जब आप हीट को इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन फास्ट होने लग जाएगा। कोलिजन फास्ट होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने लग जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होते ही जो मोबिलिटी होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा और मोबिलिटी डिक्रीज होने से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो था वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान गए एक कंडक्टर आप ले लिए सिल्वर का, दूसरा कंडक्टर आपने ले लिया एल्युमिनियम का। इसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसको भी आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया। यह है आपका एल्युमिनियम और यह क्या है, सिल्वर है। ये तो पता है कि सिल्वर क्या होता है, एज कंपेयर टू एल्युमिनियम गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। अब कारण देखिए, जब आप इसको गर्म करोगे, इसको गर्म करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा वो मैक्सिमम होने लग जाएगा। एल्युमिनियम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कोलिजन मैक्सिमम होने लग जाएगा। तो जब कोलिजन मैक्सिमम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने लग जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से उसका मोबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगा। मोबिलिटी डिक्रीज होने से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो था वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा। जबकि इसमें कोलिजन कम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर या कितना डिग्री सेल्सियस पर भी, एज कंपेयर टू अदर मेटल इसमें कोलिजन कम होते हैं। तो कोलिजन कम होने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से म्यू का वैल्यू बढ़ेगा और जब म्यू बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसका मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये एल्युमिनियम के कंपेयर में ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है। एल्युमिनियम का मोबिलिटी कम है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एज कंपेयर टू सिल्वर कम हो पाता है। यानी कि एक चीज हम देखें कि अगर किसी मेटल या किसी भी कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी अगर मैक्सिमम हो, मोबिलिटी समझ गए ना, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या फिर ऐसे कहो कि किसी कंडक्टर के अंदर का जो चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, या किसी भी कंडक्टर के अंदर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको चार्ज कैरियर कहते हैं हम। तो जिस कंडक्टर के चार्ज कैरियर बेटर होंगे, चार्ज कैरियर का मूवमेंट मैक्सिमम होगा, उसका मोबिलिटी मैक्सिमम होगा और मोबिलिटी मैक्सिमम होने से रिलैक्सेशन टाइम मैक्सिमम होगा, यानी कि कोलिजन कम होगा। याद रखना, जब रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने लग जाए यानी कि कोलाइड कम हो रहा है, कोलिजन कम हो रहा है, और जब कोलिजन कम होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होने लग जाएगा। कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा, जो आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ कि मोबिलिटी क्या है। अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम बाबू, मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, मीटर को ऊपर भेजिए तो मीटर बाई सेकेंड इंटू मीटर बाई वोल्ट, यानी कि लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है बाबू, इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होगा वो हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, वोल्ट को वोल्ट में रहने दीजिए और सेकंड को सेकंड में रख दीजिए। तो लिख सकते हैं हम कि 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड इज इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर 2, स्क्वायर है तो 10 का पावर 4,
कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। अब इसमें ये तो क्लियर हुआ। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा डायमेंशनल फार्मूला के बारे में देख लेते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा। इसे मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं ताकि एक ही बोर्ड पर आपको हर एक चीज मिल जाए आपको। इसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में इसी में लिख दे रहे हैं। यहां से उठाइए कि ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पर आते हैं, यहां पे आते हैं तो लिख सकते हैं मीटर, कितना मीटर, मीटर स्क्वायर, और पर वोल्ट है ना, पर वोल्ट है तो नीचे वोल्ट, और पर सेकंड है तो नीचे सेकंड। तो मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, वोल्ट का हम पढ़े थे, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड चैप्टर में पढ़े थे कि डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए का पावर -1। नीचे क्या है, सेकंड है तो एक और टी हो गया। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सबको ऊपर भेजिए तो कितना हो जाएगा, m को ऊपर हमने भेजा तो m का पावर -1, t का पावर ये -3 है तो ऊपर जाकर 3, t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो t का पावर -1, और a का पावर -1 है तो a का पावर 1 हो गया। अब देख लिखते हैं इसको, m का पावर -1, 3 में से 1 गया 2 तो t का पावर 2, और a का पावर कितना हो गया 1। इसमें l कितना है, l कहीं नहीं दिख रहा है तो आप कहीं पर l लगा दीजिए, l का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, किसका, मोबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों हो गया, ठीक है ना। इसका यूनिट हमने देख लिया, इसका कंसेप्ट हमने देख लिया, मोबिलिटी क्या होता है ये भी पढ़ लिया हमने, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया हमने। अब एक छोटा सा टॉपिक है चार्ज कैरियर, उसको भी पढ़ करके आज के लेक्चर को खत्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं, इसे मिटा रहे हैं हम। चार्ज कैरियर पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ने चल रहे हैं, या कैरियर्स ऑफ करंट भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं कैरियर्स ऑफ चार्ज भी लिखा हुआ है। बात एक ही है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, तो चार्ज कैरियर कहो या करंट कैरियर कहो एक ही चीज है, दोनों लगभग सेम चीज है। सो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, और आज के लिए लास्ट टॉपिक, कैरियर्स ऑफ करंट या चार्ज कहो। किसी भी कंडक्टर के अंदर बाबू जो चार्ज को कैरी करने की कोशिश करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाकर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की कोशिश करता है, उसको कैरियर्स ऑफ करंट कहा जाता है या कैरियर्स ऑफ चार्जेस कहे जाते हैं। अब कहां कहां क्या क्या होता है देखिए, इन मेटल्स, मेटल्स में जो चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है वह होता है इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आता है इन लिक्विड्स में, इन लिक्विड्स, लिक्विड का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं, निगेटिव चार्ज्ड आयंस होता है। यही जो होता है इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, यही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वही इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये होल्स को हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ज्यादा वहां पर अच्छे से समझ में आपको आएगा। उसके बाद आता है गैस में, जो गैसेज होते हैं, गैसेज जो आयनाइज होते हैं उसमें होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, गैस के जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे सो, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन्स, यही चार्ज कैरियर के रूप में काम करते हैं। चार्ज कैरियर नाम से ही पता चल रहा है कैरियर्स ऑफ करंट, यानी करंट को ढोने वाला, करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने वाला। तो जो मेटल में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। होल्स क्या होता है हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। उसके बाद गैसेज,
ठीक है ना। गैस में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस तो होते ही हैं, साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये था चार्ज कैरियर। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आगे रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, करीब करीब अभी तो बहुत सारे, अभी तो थर्ड लेक्चर ही हो रहा है, अभी बहुत सारा लेक्चर बाकी है, 15+ में लेक्चर होने वाला है इसका, ठीक है ना। तो आज रहने देते हैं, फिर देखते हैं कल के क्लास में। उम्मीद है समझ में आया होगा। और हाँ, जिनको समझ में आ गया है और डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो वो हमारे वेबसाइट www.focusontphysics.com पर जाकर के भी पीडीएफ के रूप में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। इस लिंक पे जाकर के आप पीडीएफ के रूप में, ठीक है, नोट्स को, हर एक चैप्टर को नोट्स को या हर एक टॉपिक के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे जाकर के, ठीक है ना। तो चलिए रहने देते हैं, फिर देखते हैं आगे के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।